हमारे पास मॉडर्न की रिपोर्ट्स आती है या हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं किसी भी पेशेंट का, और हम ये कहते हैं कि यूरिन रूटीन आप करा के लाइए, पेशेंट से कहते हैं, या ब्लड शुगर लेवल करा के लेकर आइए, या स्टूल एग्जामिनेशंस हम कहते हैं। तो उन रिपोर्ट्स को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं हम फॉर आवर डायग्नोसिस, और यूनानी में उसकी किस तरह हम डायग्नोसिस कर सकते हैं यूरिन एनालिसिस की, एंड स्टूल एग्जामिनेशन की, एंड पल्स एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर मैंने उसको दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश की हूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आएंगी और आप आपकी प्रैक्टिस में भी उसे इस्तेमाल करेंगे। So let's begin our today's topic. I'm sharing my screen with you. So let's begin our today's topic. It is about the diagnostic tools in Unani system of medicine. Dr. Anas, please screen डायग्नोस्टिक टूल्स की बात करते हैं, या यूनानी का जो बेसिक हम कहेंगे फंडामेंटल्स है, इट इज अबाउट द मिजाज। तो यहाँ पर जब कभी भी हम पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और उनके रिपोर्ट को अगर हम इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर मिजाज को भी जहन में रखना होगा। और एज यू नो, मिजाज जो होता है वो 10 पैरामीटर्स पे असेस किया जाता है। इट इज फर्स्ट इज द मलमस, दैट इज टैक्टाइल सेंसेशन, लहम व शहम, मसल्स एंड फैट्स, अशार, हेयर, लॉन, कलर ऑफ द बॉडी, हयतुल आजा, बॉडी स्ट्रेचर, कैफियत इंफियाल, क्वालिटी ऑफ passiveness of the organ, norm or yagza, sleep and wakefulness, Udlate badan, excreta of the body, infialate nafsaniya, psychic status of the person, and afalil aza, yani bodily function. So on these parameters, as you know, we are having. So यहाँ पर मैंने phenotype features को जो है वो categorize की हूँ into different मिजाज। फिनोटाइपिक फीचर यानी फिजिकल फीचर्स को, और आप सब लोगों को ये पता है दमवी मिजाज, बलगमी मिजाज, सफरावी एंड सौदावी। तो यहाँ पर अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो दमवी मिजाज का जो एलिमेंट है वो एयर है, बलगमी मिजाज वाटर है, सफरावी मिजाज इज फायर, एंड सौदावी मिजाज इज अर्थ। क्वालिटी अगर हम देखेंगे या इनकी कैफियत की अगर हम बात करें, तो दमवी मिजाज हॉट एंड वेट, बलगमी मिजाज कोल्ड एंड वेट, सफरावी मिजाज हॉट एंड ड्राई, एंड सौदावी मिजाज कोल्ड एंड ड्राई। बॉडी फ्रेम अगर हम बात करते हैं बॉडी फ्रेम की, तो दमवी मिजाज होता है सिलेंडर या आवर ग्लास जिसे कहते हैं, इस तरह का होता है। बलगमी मिजाज जो होते हैं वो राउंडेड बॉडी फ्रेम होता है, जनरल बॉडी फ्रेम की अगर हम बात करेंगे। सफरावी मिजाज जो होते हैं वो थोड़े से स्क्वायरिश फ्रेम के होते हैं, और सौदावी मिजाज ऑब्लोंग फ्रेम होती है इनकी। बॉडी फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे, बिल्ड की अगर हम बात करेंगे, तो दमवी मिजाज जो होते हैं वो मीडियम बिल्ड होते हैं, रोबस्ट बिल्ड होते हैं, हम कह सकते हैं सॉलिड ऑफ शेप होते हैं। बलगमी मिजाज स्मॉल बिल्ड एंड दे आर डेलिकेट बॉडी शेप। सफरावी मिजाज जो होते हैं दे आर सिलेंडर एंड दे आर हैविंग फर्म यू कैन से मसल स्ट्रक्चर। Saudavi Mizaj, they are elongated and they are lean and hard. So the muscles of the Saudavi Mizaj person, they are lean and hard. Next slide, please. If you look at the facial features of the Damvi Mizaj person, the facial features of the Damvi Mizaj is heart-shaped, small chin, deep-set almond eyes, arched eyebrows, narrow forehead, small lips, straight hair, soft and thin. So these are the features of Damvi Mizaj. अगर हम बलगमी मिजाज के फेशियल फीचर्स की बात करें, तो द फेस इज राउंडेड, राउंडेड आईज एंड आईब्रोज, आईब्रोज आर आल्सो राउंडेड, राउंडेड चिन्स, cheeks, chin and small mouth, straight hair, and the hair are soft and thin in texture. Safrawi Mizaj, face is squarish, brows are straight, mouth is straight, thin and delicate lips, sharp eyes, forehead is wide. Saudavi Mizaj, face is oblong, shallow set eyes, arched eyebrows, high forehead, full wide lips and curly hair. So these are the facial features of different Mizaj. Next slide, please. If you look at the neck, Damvi Mizaj, they are having a medium neck. Balgami Mizaj, they are having short neck. Whereas Safrawi Mizaj, they are having long, जैसे जैसे हम कहते हैं सुराईदार गर्दन, इस टाइप की long. And Saudavi Mizaj, again they are having short neck. Shoulder, Damvi Mizaj rounded,
बलगमी मिजाज इज ऑल्सो राउंडेड, सफरावी मिजाज के जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, एंड सौदावी मिजाज के स्लोप्ड शोल्डर होते हैं। Hands, दब्बे मिजाज, स्मॉल हैंड्स, फ्लेशी पाम, फिंगर्स शॉर्ट, डेलिकेट एंड फर्म ग्रास्प। अगर वो हाथ आपसे मिलाते हैं तो उनकी जो ग्रिप होती है वो फर्म ग्रिप होती है। बलगमी मिजाज, स्मॉल हैंड्स, राउंडेड पैडी हैंड्स, स्मॉल हैंड्स, राउंडेड पैडी पाम, फिंगर शॉर्ट, वीक ग्रास्प। सफरावी मिजाज, लार्ज हैंड्स, स्क्वेरिश लार्ज पाम, अगर आप इनकी हथेली देखेंगे तो स्क्वायर शेप की होती है, लॉन्ग फिंगर्स, ग्रास्प जो होता है इनका फर्म होता है। फॉर सौदावी मिजाज, हैंड्स आर नैरो हैंड्स, टेपर्ड सिलेंडर फिंगर्स, जेंटल ग्रास्प। आर्म्स एंड लेग्स जो होते हैं दम्भी मिजाज के होते हैं, शेपली लेग्स एंड आर्म्स, यानी इनका हम ये कहेंगे ओवरऑल इनकी जो बॉडी होती है, हम कहते हैं ना सुडोल जिस्म होता है, वेरी शेपली बॉडी। बलगमी मिजाज, शॉर्टर देन एवरेज। सफरावी मिजाज, लेंदी आर्म्स एंड लेग्स। एंड अगर हम इनका सफरावी मिजाज की बात करेंगे तो इनका जो टॉर्सो होता है, यानी अगर हम इनका धड़ की बात करेंगे तो धड़ के हिसाब से इनके हाथ और पैर लंबे होते हैं। सौदावी मिजाज, लेंदी आर्म्स एंड लेग्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पर देखिए ये एक स्केच है, इस स्केच से आप बहुत अच्छे से समझ जा सकते हैं कि ये जो है ये सौदावी मिजाज जो होते हैं लीन होते हैं, सिलेंडर होते हैं। सफरावी मिजाज थोड़े से स्क्वेरिश होते हैं। दम्वी मिजाज प्लम्पी, दम्वी मिजाज जो होते हैं ये हम कहेंगे बहुत सुडोल टाइप के होते हैं, या स्क्वेरिश आप कह सकते, सॉरी सुडोल या ओवल शेप के होते हैं। और बलगमी मिजाज यहाँ पर देखेंगे आप ये थोड़े से प्लम्पी साइड के होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर हार्ट शेप की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर ये हार्ट शेप जो होता है हम कहेंगे ये बहुत पॉपुलर होता है, या जो बहुत फेमस मॉडल्स होते हैं, हीरोइंस होते हैं, उनका ये जो होता है ओवल शेप जो होता है। जैसे कि अगर हम कहेंगे हीरोइंस में अगर हम बात करेंगे तो ऐश्वर्या राय का जो फेस अगर आप देखेंगे तो इट इज ओवल शेप। स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो दीपिका पादुकोण का जो शेप है उसका फेस शेप जो है हम कहेंगे थोड़ा सा स्क्वायर शेप का होता है, और राउंड शेप होता है एंड ऑब्लॉन्ग शेप होता है। तो अगर आप इसी तरीके से एनी फेमस पर्सनैलिटी को आप ये फेस शेप में रख के देख सकते हैं कि किस तरीके से हम उनको डिफरेंट मिजाज में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर भी आप ये बॉडी टाइप्स देख सकते हो कि किस तरह बॉडी टाइप्स मेल और फीमेल की होती है डिफरेंट मिजाज की। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर एक हाँ मैं आप लोगों से कह सकती हूँ एक बहुत मतलब एक आप आसान टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो सेकंड हमारा लहम व शहम हम कहते हैं, तो लहम व शहम को अगर आप लोग अगर बहुत से लोग अगर जिम जाते होंगे तो आपने वहां पर देखा होगा बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस की एक मशीन होती है, और वो मशीन जो होती है कॉस्ट अराउंड से 7,000 8,000 की होती है। तो अगर हम वो मशीन परचेस कर लेते हैं तो उस पर जो होता है पूरा बॉडी फैट एंड मसल डिस्ट्रीब्यूशन इन द होल बॉडी ये बताता है। तो अगर आप उस मशीन के जरिए देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से हम दम्वी, बलगमी, सफरावी मिजाज को हम असेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ स्केलेटल मसल एंड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ होल बॉडी फैट। तो यहाँ पे देखिए होल बॉडी स्केलेटल मसल में उस मशीन में पूरा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन देती है वो मशीन। तो यहाँ पर फीमेल में द बॉडी स्केलेटल मसल शुड बी लेस देन और मोर देन 35.4%, मेल का 44.1%, इस रेंज में आता है तो आप उसे दम्वी मिजाज कह सकते हैं। बलगमी मिजाज का 30.4 to 35.5 एंड मेल में 39.4 to 44% स्केलेटल मसल अगर किसी पर्सन का आता है तो आप उसको बलगमी मिजाज में रख सकते हैं। देन सफरावी मिजाज में फीमेल 24.3 से लेके 30.3%, इस परसेंटेज का अगर हमको स्केलेटल मसल मिलते हैं होल बॉडी तो आप उसे सफरावी मिजाज में रख सकते हैं। और मेल जो होता है 33.3 से 39.3%। और सौदावी मिजाज जैसे कि हमारे अजना से अशरा पे डिपेंड होता है कि ये बहुत लीन होते हैं। तो अगर आपको होल बॉडी फैट 24.3 मिलता है तो आप इसे सौदावी मिजाज में रख दीजिए, और फिर मेल के लिए 33.3%। उसी तरीके से होल बॉडी फैट दम्वी मिजाज में 21% से लेकर 33% तक फीमेल की होल आप
एंड होल बॉडी फैट मेल में 8 to 19% दमवी मिजाज में आएगा. बलगमी मिजाज में इट इज 39% एंड मेल में 25%. सफरावी मिजाज में 33 से 39% एंड 19 से 25%. और सौदावी मिजाज में 21% और 8%. ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम बहुत साइंटिफिकली अगर हम मिजाज असेस करना चाहे तो एक सॉफ्टवेयर होता है, उस पे मैं अनस अब्दुल्ला सर से और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यू आई वुड लाइक टू हैव माय लेक्चर ऑन बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस. और एक मैं सॉफ्टवेयर बताऊंगी, सोमैटो प्लॉट. तो उस बेसिस पर हम मिजाज का किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं और असेस कर सकते हैं. और अगर हम हमारे पास ये बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस होती है तो हम पेशेंट को उनका मिजाज असेस करके बता सकते हैं. ओके और इसके आप अलग से चार्जेस ले सकते हैं पेशेंट को अपॉइंटमेंट देकर. एंड यू कैन चार्ज अप टू 500, 1000, 2000 डिपेंडिंग अपॉन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट एंड इन विच सिटी यू आर यू कैन से प्रैक्टिसिंग. तो ये एक बहुत साइंटिफिकली हम मिजाज को असेस करके दे सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के जरिए और बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस के जरिए. तो उस पे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं एक और वीडियो हम करेंगे या हम एक और लेक्चर कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. हाँ तो देखिए जो मैं बता रही थी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये शेल्डन्स का जो होता है एक सोमैटो प्लॉट होता है. आप उसका ट्रायल वर्जन भी परचेस कर सकते हैं और उसका जो परचेसिंग होता है वो $100 का होता है इंडिविजुअल्स के लिए. तो आप जो उसका ट्रायल वर्जन है उससे भी आप काम चला सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. हाँ यहाँ से अब हम शुरू करेंगे. तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में स्टेट्स ऑफ हेल्थ के बारे में, हेल्थ या सेहत की जो डेफिनेशन है, ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर इन द नॉर्मल रेंज. और डिजीज या मर्ज किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ हेल्थ. यानी अगर कोई इंसान सेहतमंद नहीं है तो यह सेहत का जायल होना मर्ज की निशानी है. सो in which one or more function or forms of the bodily organs are at fault, so which is called as the disease. अब एक होती है, एक थर्ड कंडीशन है ला सेहत ला मर्ज, जिसे हम कहते हैं neither health nor disease. तो इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कह सकते हैं. so whenever any person is in an incubation period, तो वो क्या होता है, वो पूरी तरीके से सेहतमंद भी नहीं है और पूरी तरीके से मर्जी अलामात भी उसमें नजर नहीं आ रही है. तो वो पर्सन जो है ला सेहत ला मर्ज की कैफियत में उस वक्त होता है. नेक्स्ट प्लीज. And as we know, being a Unani physician, there are 6 essential factors necessary for maintenance of health. और इसमें से अगर ये 6 जो फैक्टर है, इसमें से अगर एक भी फैक्टर कम या ज्यादा हो जाए तो the person may land into lifestyle diseases. Say for example, air, food and drink, bodily movements and reports, psychic status and mental reports, sleep and wakefulness, evacuation and retention. Next please. Next please. नाउ द पैथोलॉजिकल कंडीशन. अब हमारे मर्जी कैफियत की तरफ, और यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है डायग्नोस्टिक टूल्स का वो स्टार्ट होगा. सो पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी विच इज प्रोवोक्ड बाय अ कॉज. तो जिस्म में, इंसानी जिस्म में कब मर्जी कैफियत पैदा होती है? जब वहां पर कोई सबब हो. तो सबब जो होता है वो मर्जी कैफियत पैदा करने का जिम्मेदार होता है या कॉज कहते हैं. सो स्पेसिफिक फैक्टर आइदर मेंटेन द स्टेट ऑफ द हेल्थ और चेंज इट फ्रॉम द हेल्थ टू सिकनेस और फ्रॉम सिकनेस टू हेल्थ. तो सबब जो होता है हमेशा मर्जी कैफियत के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि सेहत के लिए भी जिम्मेदार होता है. ओके यानी अगर आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हो तो यानी इसका मतलब क्या है, आपके जो असबाब है यानी खाने पीने का, सोने जागने का, ये भी एक सबब है. तो अगर आप इसको नॉर्मल रखते हैं तो आप हेल्दी रह सकते हैं. लेकिन अगर आप बहुत देर तक जागना शुरू कर देंगे तो, या जागने की कैफियत अगर बहुत ज्यादा हो जाए या ये सबब ज्यादा हो जाए तो पेशेंट को जो मर्जी कैफियत होंगी इसे हम इंसोम्निया कह सकते हैं. तो इस तरीके से हम कॉज को क्या कहते हैं या सबब क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर्स either maintain the state of the health or change it from health to sickness or from sickness to health. तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डिजीज को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस, सिंगल डिजीज मर्ज मुफरद एंड कॉम्प्लेक्स डिजीज मर्ज मुरक्कब. एंड और मर्ज के बाद का एक होता है आफ्टर इफेक्ट जिसे हम अर्ज कहते हैं. सो दिस अर्ज इट अराइजेस फ्रॉम द बेसिक पैथोलॉजी. नेक्स्ट प्लीज.
So the principle of diagnosis, यूनानी सिस्टम में principle of diagnosis is based on history taking and physical examination. तो physical examination में हम patient की क्या होते हैं, nerves देखते हैं. So pulse is examined by 10 features. जो pulse के जो 10 features है वो आपको एक बार रिवाइज करने चाहिए. उसके बाद जो प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है, इट इज अबाउट द यूरिन एग्जामिनेशन एंड द एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल. सो दीज आर द 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस. तो यहाँ पर हम देखेंगे पल्स का. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने इसे वेव फॉर्म में बताया है. दमवी मिजाज की जो पल्स होती है, ऑफकोर्स अजमल ने बहुत डिटेल में ये टॉपिक आप लोगों का कवर किए होंगे, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर जो वेव है, ये वेव जो है ये बहुत फुल है और राउंडेड है. तो जब आप पेशेंट की पल्स फील करते हो, तो अगर आप पेशेंट की पल्स जो है आपको बहुत फुल महसूस होती है. हाइपरटेंशन के भी केसेस में अगर आप पल्स पे, नब्स पे हाथ रखकर देखोगे, तो वो जो पल्स होती है वो इस तरीके से आपको फील होंगी, राउंडेड होंगी और बहुत फुल पल्स फील होंगी. तो ऐसी पल्स को हम दमवी मिजाज के लोगों की पल्स कह सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. अब यहाँ पे देखिए बलगमी मिजाज की जो पल्स होंगी वो सॉफ्ट होती है, वो भी राउंडेड होती है, लेकिन वो बहुत फुल महसूस नहीं होंगी. अगर आप पहले की स्लाइड और इस स्लाइड में कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने जो ये उभार आपको नजर आ रहे हैं, ये उभार उतने ज्यादा राउंडेड या फुल नहीं है जैसे आपको दमवी में मिलेंगे. नेक्स्ट प्लीज. अब यहाँ पे ये सफरावी पल्स है. तो ये सफरावी पल्स जो है, देखें आप, ये बहुत शार्प होंगी और बहुत थोड़े वक्त के लिए आपको फील होंगे. तो ये जो होती है हम कह सकते हैं ये पॉइंटेड होती है और थोड़ी सी हार्ड फील होंगी आपको. नेक्स्ट प्लीज. और यहाँ पे देखिए ये सौदावी पल्स जो होती है दमवी पल्स के मुकाबले में थोड़ी सी हार्ड फील होंगी. ये भी फुल होती है, लेकिन जो सॉफ्टनेस होता है, जो सॉफ्टनेस आपको दमवी में मिलेगा वो आपको सौदावी में नहीं मिलेगा. तो इस तरीके से अगर हम सिर्फ एक या दो फीचर्स को कंसंट्रेट करके अगर हम पल्स एग्जामिन करते हैं, तो हम आसानी से सौदावी, सफरावी, दमवी और बलगमी पल्स को फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं और उसको डायग्नोज भी कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द यूरिन एग्जामिनेशन. नेक्स्ट प्लीज. सो व्हाट इज यूरिन एग्जामिनेशन. यूरिन एग्जामिनेशन में अगर हम हिपोक्रेटिस के अगर हम एक कॉल को देखें, सो व्हाट हिपोक्रेटिस ही हैज स्टेटेड दैट द वॉल्यूम ऑफ यूरिन शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द ड्रिंक दैट इज टेकन. इसका मतलब क्या हुआ है, यूरिन जो भी इंसान खारिज करता है, तो उस यूरिन के जो खारिज के या यूरिन की जो मिकदार होती है, वो मिकदार वो इंसान के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तनासुब में होनी चाहिए जितना पानी वो पीता है. यानी हम जितना पानी पिएंगे उसी तनासुब से यूरिन फॉर्मेशन होता है. लेकिन यूरिन की क्या खासियत होती है, इट इज समवॉट थिकर. प्रीवियस स्लाइड प्लीज. इट इज समवॉट थिकर देन द फ्लूइड दैट इज ड्रंक. तो अगर आप पानी का अगर आप केमिकल एनालिसिस करते हो और अगर हम यूरिन की केमिकल एनालिसिस करते हो, तो नेचुरली यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इट इज मोर देन वन, वेयरएज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर इज 1. ओके. तो यूरिन में के जो कंटेंट होते हैं, यूरिन में आपको एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे, आरबीसीज मिलेंगे, ट्रेस अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा, ट्रेस अमाउंट पे ग्लूकोज भी मिलती है. सो दीज आर द यू कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए नॉर्मल यूरिन. जबकि आपको वाटर में जो होता है, वाटर की विस्कोसिटी कम होती है बनिस्बत यूरिन के. तो आप देख सकते हो कि हिपोक्रेटिस हाउ वाइज एंड हाउ इंटेलेक्चुअल दोस पर्सन के उस जमाने में विदाउट हैविंग एनी यू कैन से केमिकल एनालिसिस, उन्होंने इतने बेहतरीन अंदाज में स्पेसिफिक ग्रेविटी को बयान किया था कि द वॉल्यूम ऑफ यूरिन शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द ड्रिंक दैट इज टेकन एंड समवॉट थिकर देन द फ्लूइड दैट इज ड्रंक. यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों को ये कहा जाता है कि 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास, या कुछ लोग 1.5 लीटर पानी पी लेते हैं, कुछ लोग 5 लीटर तक पानी पीते हैं. हम लोगों को उतना पानी नहीं पीना चाहिए. हर पेशेंट का जो वाटर इनटेक है इट डिपेंड अपॉन इट्स मिजाज. वो कौन से मिजाज का है, डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट, कौन से क्लाइमेट में है वो इंसान,
इंसान उस वक्त, और डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दैट पर्सन, हम कौन सी कंट्री में रह रहे हैं या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, उस हिसाब से पानी का हमारा कंजम्पशन होना चाहिए। सबसे बेस्ट इंडिकेटर हम कहेंगे हाइड्रेशन का, किसी भी इंसान का क्या होता है, आप उस पेशेंट को या नॉर्मल हेल्दी पर्सन को भी आप ये कहेंगे कि आप आपके यूरिन कलर पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जब कभी भी आप यूरिन पास करते हो तो पे अटेंशन टू द कलर ऑफ द यूरिन। अगर आपका यूरिन का कलर स्लाइटली पेल है, इसका मतलब है कि आप वेल हाइड्रेटेड हो और आपको बहुत ज्यादा भी पानी पीने की जरूरत नहीं है। तो आपको बहुत मतलब क्या है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं एंड दे आर, यू कैन से, कॉजिंग स्ट्रेस ऑन देयर किडनी। तो बहुत ज्यादा भी पानी नहीं पीना चाहिए। इफ योर यूरिन कलर इज स्लाइटली पेल और उसका एरोमा बहुत स्ट्रांग नहीं है या बहुत ज्यादा तेज स्मेल या बहुत ज्यादा तेज बू नहीं है, तो आप, इसका मतलब है कि आप वेल हाइड्रेटेड हो। नेक्स्ट प्लीज। नाउ जनरल गाइडलाइंस फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल, ये आप सब लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर मैं वो पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ जो हमारे हकीम लोगों ने या पुराने एशियंट हकीम्स ने कहा था, और दे आर सो ट्रू। आज के जमाने में भी वो बहुत बहुत मतलब ट्रू है, और आज के जमाने में उन्हीं प्रिंसिपल्स को जहन में रख के जो है एनालिसिस की जाती है। सो दैट इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट आई हैव फाउंड व्हेन आई रीड क्लासिकल यूनानी लिटरेचर। So what are the general guidelines for collection of urine sample? The urine sample which is being collected should be morning sample. Then urine should not be held in the bladder for too long. Patient should not have passed the urine at night. जैसे डायबिटिक पर्सन है, वो कभी कभी रात में पेशाब को चले जाते हैं या पेशाब उनको, दे पास द यूरिन एट मिडनाइट। Okay, so patient should not have drink water or should not have eaten anything before voiding urine. Patient ने यूरिन सैंपल कलेक्ट करने से पहले पानी नहीं पिया होना चाहिए या कुछ खाना नहीं चाहिए, यानी नील बाय माउथ जो है वो पेशेंट ने यूरिन सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। Then patient should not have applied anything externally on the body that might change the color of urine. Okay, patient should not have taken any diuretic the day he want to collect the urine. Patient should not have done exercise before voiding urine, and urine must be examined immediately after collection of sample. तो जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जब आप यूरिन सैंपल देते हो तो उन्हें ये कहना चाहिए, या आइडियली दे शुड इमीडिएटली स्टार्ट एग्जामिनिंग द यूरिन सैंपल। अगर बहुत देर तक यूरिन रखते हो तो यूरिया जो है यूरिन में जो होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। जनरल कंसिडरेशन फॉर यूरिन एग्जामिनेशन, यानी जो पैरामीटर्स है, ऑन व्हाट बेसिस द यूरिन इज एग्जामिन्ड। आप ये देखेंगे, आपको ये हैरत होगी कि पुराने हकीम लोगों ने जो पैरामीटर्स सिलेक्ट किए थे फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, आज भी उसी पैरामीटर्स पर जो है यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है और यूरिन की रिपोर्ट आपके सामने होती है। तो पहला पैरामीटर जो है, इट इज द कलर ऑफ यूरिन। दूसरा पैरामीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी या क्लैरिटी। आप देखेंगे हकीम लोग जो है यूरिन सैंपल को एक गुड सनलाइट में देखते थे, एंड व्हाई दे आर ऑब्जर्विंग द यूरिन अंडर द सनलाइट अंडर द गुड लाइट to see the transparency and or the clarity of the urine. Then precipitation, उसमें रसूब है क्या या तलछट जमा हुई है क्या। Then quantity और volume of urine. Then odor या बू, इसे हम बदबू भी नहीं कह सकते, खुशबू भी नहीं कह सकते, हम कहेंगे बू। So the urine have a specific smell or the odor. The next is foam या झाग। तो यहाँ पर देखिए, हम हमेशा, मैं जब स्टूडेंट थी तो मैं सोचती थी झाग का क्या मतलब है और उसको हमको यूरिन में क्यों एग्जामिन करना चाहिए। तो अगर मैं आपको मॉडर्न पैरामीटर्स भी बताऊंगी तो वहां पर भी आप देखेंगे कि इट इज वेरी रेलेवेंट टुडे ऑल्सो। सो दैट इज द झाग या फोम। नेक्स्ट प्लीज। सो बॉल का रंग या कलर ऑफ यूरिन। यूनानी लिटरेचर में बॉल के जो रंग दिए गए हैं वो है जर्द, सुर्ख, सब्ज, सियाह और सफेद, और इन्हीं कलर्स को मैं मॉडर्न पैरामीटर्स पे आपको कोरिलेट करके बताऊंगी कि किस तरीके से ये जो रंग है वो हमको एक डायग्नोसिस की तरफ ले जाते हैं।
Okay, so the yellow color of the urine is due to pigment which is called as urochrome and is produced and as endogenous metabolism. तो आप सब लोगों को पता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जब डिग्रेड होता है या जब टूटता है तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बनता है और बिलीरुबिन का कुछ पार्ट जो होता है वो यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट होता है, दैट गिव्स स्पेसिफिक कलर टू यूरिन. नाउ कलर इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. हमको सबको पता है अगर कोई बंदा बहुत डिहाइड्रेशन का होता है या अगर हम कहते हैं किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा लूज मोशन वॉमिटिंग होती है तो हम सबसे पहले उससे ये पूछते हैं कि लास्ट टाइम आपने यूरिन कब पास की थी और आपके यूरिन का कलर क्या है. तो हाई कलर यूरिन या डार्क येलो कलर की यूरिन है, सो इट इंडिकेट दैट द पर्सन इज डिहाइड्रेटेड. सो द पेल येलो टू लाइट कलर इज ड्यू टू डाइल्यूट यूरिन. अगर समझो कोई पेशेंट डायबिटीज इंसिपिडस का है और लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन अगर वो पास कर रहा है तो आप देखेंगे वो बहुत मतलब डाइल्यूटेड यूरिन होती है और व्हाइट कलर की होती है. येलो टू अंबर कलर इज ड्यू टू यूरोक्रोम्स विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ यूरोबिलिन एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ बिलीरुबिन डिग्रेडेशन. येलोइश कलर जो होता है और ब्राउन टू ग्रीन कलर इज ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स ऑक्सीडेशन. Okay, while the blue or green color is due to Pseudomonas infection. Pseudomonas infection usually आपको ICU के पेशेंट में मिलता है, जनरल हॉस्पिटल के पेशेंट में Pseudomonas infection बहुत कम मिलते हैं. Blue urine color is due to the intake of medication, for example metocarbamol और मिथिलिन ब्लू और एमिट्रिप्टिलिन जो होते हैं ये कुछ केमिकल्स होते हैं. सो इफ द पर्सन इज टेकिंग सच टाइप ऑफ यू कैन से medication or the patient is on such type of medication, it can give blue urine. And red or brown after standing or due to porphyrins. तो अगर रेड या बहुत ब्राउन कलर की यूरिन आती है तो वो किस वजह से हो सकती है, इसका मतलब है कि वो पेशेंट में बी सफरिंग फ्रॉम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो हम कहेंगे हिमैचूरिया के पेशेंट्स में आपको जो है रेड या डार्किश ब्राउन कलर का यूरिन मिल सकता है. तो अगर आप मेरी इस स्लाइड को वापस से पढ़ोगे जब कभी भी आप फुर्सत में होंगे तो आप देखेंगे कि हुक्मा ने जो कलर्स बताए थे जर्द, सुर्ख, सब्ज, सिया और सफेद, अगर हम उसको आज की यूरिन की रिपोर्ट से इंटरप्रेट करते हैं तो वो बहुत सही नजर आते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ यूरिन इन डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस. नेक्स्ट प्लीज. Then the reddish brown color is the in the fresh sample is from hemoglobin and red blood cells. तो अगर आपके पास acute glomerulonephritis ये आपको बच्चों में मिलता है और अगर आप देखेंगे यू विल सरप्राइज कि 10 साल के बच्चे अगर आपके पास पेशेंट लेकर पेरेंट्स लेकर आते हैं तो उनके फेस पर जो है पफीनेस होगा और अगर आप उनका बीपी चेक करोगे तो ऐसे बच्चों में जो है आपको हाइपरटेंशन मिलेगा या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मिलेगा. और अगर आप यूरिन सैंपल लेते हो तो आप एक ग्लास में या एक कंटेनर में आप यूरिन सैंपल रखिए और एक कंटेनर में आप ब्लैक टी बनाकर रखिए. यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू सैंपल. यानी यूरिन सैंपल एग्जैक्टली आपको ब्लैक टी जो होती है उसके कलर का मिलेगा एंड इट इज बिकॉज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आरबीसी इन द यूरिन. सो और आरबीसी जब टूटेंगे तो हीमोग्लोबिन रिलीज होगा एंड इट विल गिव रेडिश ब्राउन कलर टू द यूरिन. सो then the brownish black color is standing in the urine due to alkapetonuria because of the homogenistic acid excretion. In this case the chemical blood test will be negative. And in case of malignant melanoma where melanogen oxidizes in the air to melanin. तो अगर हम ये कहते हैं कि ब्लैक कलर की यूरिन नहीं मिल सकती है या बहुत ही डार्क कहेंगे ब्राउन विच रिजेंबल्स लाइक अ ब्लैक कलर, सो ये मिल सकता है. देन अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड अगर लेता है, से फॉर एग्जांपल बीट रूट या जिसे हम शलजम कहते हैं, अगर वो पर्सन बहुत ज्यादा मिकदार में खाने लगे तो इवन इट कैन गिव रेड कलर टू द यूरिन. सो इफ यूरिन शोज लार्ज फोम ऑन शेकिंग इट इंडिकेट्स एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन. तो मैंने आपको बताया था कि हुक्मा ने जो एक पैरामीटर्स दिया था कि झाग कितना है या उसमें फोम कितना बनता है, तो अगर हम यूरिन सैंपल को थोड़ा सा शेक करते हैं और उसमें फोम आता है सो इट इंडिकेट्स दैट द यूरिन इज हैविंग प्रोटीन. नेक्स्ट प्लीज. अब यहां पर देखिए
यूरिन कलर पेल येलो और लाइट कलर, इसका इटियोलॉजी होगा मींस नॉर्मल कलर है। ऑरेंज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की तरफ इशारा करेगा। पेल येलो पॉलीयूरिया में हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिटस में हो सकता है, एंड डायबिटीज मेलाइटस में। डीप येलो राइबोफ्लेविन। तो अगर कभी पेशेंट का यूरिन कलर थोड़ा सा ऑरेंज होता है तो इट मे बी बिकॉज ऑफ पेशेंट में बी टेकिंग एनी मल्टीविटामिन कैप्सूल। देन डार्क येलो और डार्क कलर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की तरफ इशारा करता है। बिलीरुबिन कंटेंट हाई हो जाएगा। यूरोबिलिन एंड बिलीवर्डिन, तो ये तीनों पिगमेंट अगर यूरिन में आते हैं तो इट गिव्स डार्क येलो और डार्क कलर टू द यूरिन। येलो टू अंबर, इट अगेन गिव बिकॉज ऑफ यूरोबिलिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। नेक्स्ट प्लीज। अंबर टू ऑरेंज, ऑरेंज कलर जो होता है वो बिलीरुबिन की वजह से होता है, या नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन अगर कोई पेशेंट ले रहा है। अगेन पायरिडियम ये मेडिकेशन पे अगर पेशेंट है तो अंबर ऑरेंज कलर की यूरिन मिल सकती है। येलो ब्राउन और येलो ग्रीन, इट इज बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन ऑक्सीडाइज टू बिलीवर्डिन। सो बिलीवर्डिन जो है वो सब्स कलर का यूरिन दे सकता है। येलोइश ब्राउन टू ग्रीन, बाइल पिगमेंट्स एंड बैक्टीरिया स्पेशली सीडोमोनास। रेड एंड ब्राउन आफ्टर कीपिंग द यूरिन, पोरफायरिन की वजह से होता है, यानी यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन की जो रिंग है वो टूटने की वजह से होता है। रेडिश ब्राउन इन फ्रेश यूरिन, हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। मायोग्लोबिन, जैसे कि कुछ पेशेंट जो होते हैं डायबिटीज मेलाइटस के, अगर उनके मसल वेस्टिंग शुरू होता है या ड्यू टू सम मेडिसिन ऑफ डायबिटीज मसल जो है वो घुलना शुरू होते हैं हम कह सकते हैं, और उसकी वजह से मसल्स के जो प्रोटीन है मायोग्लोबिन वो आपको यूरिन में मिल सकते हैं। देन पोरफोबिलिनोजिन एंड पोरफायरिन्स, ये जो होते हैं दे गिव रेडिश ब्राउन या बहुत डार्क सुर्ख रंग का कलर दे सकते हैं। पिंक टू रेड, आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, बीट्स, रिफेम्पिसिन, सॉरी ये जो एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है, एंड मेंस्ट्रुअल कंटामिनेशन। तो जब कभी भी आप किसी फीमेल से कहते हैं कि यूरिन एग्जामिनेशन के लिए जाइए तो उनसे प्लीज ये कहना होगा हमको कि यू शुड नॉट बी ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल पीरियड व्हेन यू आर गिविंग द यूरिन सैंपल। नेक्स्ट प्लीज। ब्राउनिश ब्लैक कलर एल्केप्टिनोरिया में होता है, यानी जो हुक्मा ने ब्लैक कलर की यूरिन कहा है वो सही है। ये इस कंडीशन में आपको ब्लैक कलर की यूरिन मिल सकती है। चेंजिंग कलर, सम ऑफ द ड्रग्स लाइक ग्रीन कलर आपको सीडोमोनास इन्फेक्शन में मिलेंगे या बिलीवर्डिन में मिलेगा, यानी सब्स कलर की यूरिन। ग्रीन टू येलो, फ्लेवोन्स इन सम विटामिन। ग्रीन और ब्लू मिथिलिन ब्लू की वजह से होता है। ब्राउन ब्लैक, आरबीसीज, मेलानिन, hemogenistic acid, metronidazole and methyl dopa. So if the patient has been taking methyl dopa तो उसमें भी ब्राउन से ब्लैक कलर की यूरिन हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर देखिए अगेन उसी टेबल को मैंने और नॉन पैथोलॉजिकल कॉजेज में भी दिया है कि किस तरीके से नॉन पैथोलॉजिकल कॉजेज में गिव डिफरेंट कलर ऑफ यूरिन। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पर देखिए यूरिन कलर इन वेरियस कंडीशन, तो यहाँ पर देखिए बलगमी कलरलेस और पेल येलो नॉर्मल यूरिन, और बलगमी लोगों की यूरिन इस तरीके से हो सकती है। सफरावी लोगों की यूरिन जो होंगी वो थोड़ी सी डार्क कलर की होंगी, या कॉन्सेंट्रेटेड हालत में भी आपको डार्क कलर मिल सकती है। सौदावी में जो है यू मे गेट अ ग्रीन कलर यूरिन, और इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन जो हो सकती है सीडोमोनास इन्फेक्शन और मिथिलिन ब्लू। सौदावी में अगेन येलो ग्रीन, येलो ब्राउन और डार्किश ग्रीन, ये कलर जो होता है इट में इंडिकेट सौदावी या सौदावी खिल्त का गलबा जाहिर कर सकता है। दमवी में आपको शौक सुर्ख रंग की यूरिन मिल सकती है। आरबीसीज, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में गिव राइज टू फ्रेश रेड कलर, एंड सौदावी में ब्राउन टू ब्लैक। तो इस तरीके से अगर हम कलर की बुनियाद पर भी हम उसके मिजाज का तयन कर सकते हैं, यूरिन के मिजाज का तयन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। वो अगर हम ओडर की बात करेंगे, सो ओडर हैज अ लिटिल वैल्यू इन द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटीज। देयर इज अ टिपिकल अमोनिया स्मेल, नॉर्मल यूरिन की जो होती है एक मखसूस बहुत फेंट स्मेल होती है। व्हेन यूरिन इज समटाइम्स केप्ट ऑन द टेबल द ओडर ऑफ अमोनिया बिकम्स मोर प्रोमिनेंट। तो आप देखेंगे, आप अगर किसी भी यूरिनल के सामने से अगर गुजरते हो तो एक स्पेसिफिक टाइप की जो स्मेल होती है इट इज बिकॉज ऑफ अमोनिया। सो द ब्रेकडाउन ऑफ यूरिया बाय द बैक्टीरिया
in the urine is responsible for the ammoniacal smell of the urine. The characteristic pungent odor in fresh urine is due to volatile aromatic acids. Urinary tract infection gives noxious or fecal smell and it is unpleasant to smell. And diabetic urine often smells fruity as a result of ketone bodies. तो जो आप देखेंगे अगर आप वार्ड में अगर कोई डायबिटिक पर्सन है तो अगर आप उनके करीब से गुजरते हैं तो यू मे हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्मेल एंड खास करके यूरिन में इट इज बिकॉज ऑफ कीटोन बॉडीज. सो ingestion of onions, garlic and asparagus can cause an unusual or pungent odor to the urine. Maple syrup odor is seen in maple syrup disease. A bleach like smell is seen in contamination if the urine become contaminated, and the mousy odor यानी मरे हुए चूहे की तरह जो स्मेल होती है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया में आपको नजर आ सकती है. नेक्स्ट प्लीज. तो यहाँ पर मैंने अगेन आपको देखिए स्ट्रॉन्ग या अनप्लेजेंट ओडर आप इसको सौदा या सफराब से मंसूब कर सकते हैं और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिलेगा. स्वीटी और फ्रूटी ऑर्डर आपको बलगमी मिजाज की यूरिन में मिलेगा. मेपल ऑर्डर दमवी मिजाज में. अनयूजुअल पंजेंट ऑर्डर या बहुत तेज स्मेल जो है वो आपको सफरावी मिजाज के लोगों में या सफरावी डिजीजेस में आपको मिलेंगी. माउजी ऑर्डर या मरे हुए चूहे की तरह या सड़े हुए चूहे की तरह इसे आप सौदा से कोरिलेट करेंगे. सो दिस इज हाउ स्वीट स्मेल ये दम्भी मिजाज के तरफ दलालत करता है. तो इस तरीके से आप ऑर्डर को भी जहन में रखकर आप उसके मिजाज का तयन कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. अभी क्लैरिटी की या ट्रांसपेरेंसी की या कदूरत की बात करेंगे. सो नॉर्मल यूरिन इज क्लियर एंड इज जज्ड अगेंस्ट द लाइट सोर्स. यानी आपको यूरिन कंटेनर को जो है लाइट सोर्स की तरफ देखकर आपको उसकी क्लैरिटी देखनी है या उसमें कितनी सफाई है या उसमें कितनी कदूरत है. So clear, no visible particulate material should be seen in a clear urine. Hazy कब हो जाती है? Hazy can see visible particulate material and can read the newspaper. तो hazy किसे कहेंगे? यानी अगर आपने यूरिन सैंपल को पकड़ा है और आप उसके कंटेनर के पीछे अगर आप न्यूज़पेपर रखते हो तो आपको वो यूरिन कंटेनर के पीछे से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो ऐसी यूरिन को आप हेजी यूरिन कहेंगे. क्लाउडी कैन सी द न्यूज़पेपर बट द वर्ड्स आर नॉट क्लियर. आपको नजर आएगा कि कुछ लिखा हुआ है लेकिन आप क्लियरली वो पढ़ नहीं पाओगे तो ऐसे यूरिन सैंपल को आप क्लाउडी यूरिन सैंपल कहेंगे. और टर्बिड कैन नॉट सी द न्यूज़पेपर थ्रू द यूरिन ट्यूब. तो ये एक बहुत आसान टेस्ट है न्यूज़पेपर को रखकर जज करने की कि वो यूरिन जो है कितनी क्लियर है या कितनी क्लाउडी या उसमें कितनी कदूरत है. नेक्स्ट प्लीज. टर्बिडिटी रसूख कितना है? तो अगर आपको अल्कलाइन यूरिन जो होती है इन अल्कलाइन यूरिन टर्बिडिटी इज ड्यू टू अमॉर्फस फॉस्फेट एंड कार्बोनेट. तो अगर यूरिन में फॉस्फेट और कार्बोनेट है तो उसमें आपको टर्बिडिटी मिलेंगी एंड इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रॉस बैक्टीरिया. तो ऐसी यूरिन जो है आप कहेंगे ये बलगमी यूरिन सैंपल है. स्मोकी यूरिन इज ड्यू टू हिमैचूरिया यानी इस यूरिन को आप दम्वी यूरिन कहेंगे. एंड इन एसिडिक यूरिन टर्बिडिटी इज ड्यू टू अमॉर्फस यूरेट. तो ये जो है ये सफरावी यूरिन सैंपल है. In women, the epithelial cells and mucus में result in hazy urine. तो इसे ये जो है ये बलगमी यूरिन होगी. And urine when kept in fridge may become turbid without any pathological condition. In refrigerated urine, amorphous phosphates, carbonates and urates give rise to thick turbidity. Other turbidity causes are contamination with semen, with fecal matter, vaginal creams, talcum powder and contrast media. So they may give urine turbidity appearance, and turbidity may be seen in bacterial infection and the presence of RBCs and WBCs. तो यहाँ पर on the basis of turbidity and on the basis of chemical analysis again you can say which urine sample is balgami, safravi, damvi या सौदावी. Next please. So here again I have given a table form. Normally found in the urine. These are the substances which are normally found in the urine, and these are there are certain pathological causes in which you will get this type of appearance of the urine. Next please. स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी किवाम पॉल. देखिए उस जमाने में जो हुक्मा ने पैरामीटर्स
मतलब जहन में रखे थे फॉर एनालिसिस ऑफ यूरिन, आज के जमाने में भी वही पैरामीटर्स पर यूरिन को एग्जामिन किया जाता है। तो द नेक्स्ट इज Quimabol, the kidney's ability to selectively absorb essential chemicals or electrolyte and water from the glomerular filtrate is one of the most important body function. So specific gravity normal urine की it should not be more than 1.003. ओके, सो डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? आप इसको एकदम मैं बहुत मतलब क्रूड फॉर्म में कहूंगी तो यूरिन कितनी पतली या गाढ़ी है। ओके, सो दीज आर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये क्यों जानना जरूरी है? इट इज अगेन अ वेरी डायग्नोस्टिक पॉइंट। अगर आप डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस यानी टाइप 2 और टाइप 1 के अगर हम डायबिटीज को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन। तो अगर जो डायबिटीज इंसिपिडस का या टाइप 1 के जो पेशेंट होते हैं उनकी यूरिन जो होती है वो बहुत बहुत डाइल्यूट होती है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर देखेंगे लो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन जैसे हाइपोस्थेन्यूरिया जिसे कहा जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस में जैसे मैंने बताया द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.001 to 1.003 एंड इट इज बिकॉज ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन इज लैकिंग। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन में आपको वेरी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी की मिलेंगी? पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। और ये मिजाज कैसे कहेंगे आप? ये मिजाज जो हो जाएगा बारिद हाजमे का ज़ौक़ और अदम नुस्ख पर दलालत करता है। यानी अगर आपको पेशेंट की यूरिन लो स्पेसिफिक ग्रेविटी की मिलती है तो आप उसको क्या कहेंगे? इसका मतलब है उस पेशेंट का हाजमा बहुत ज़ईफ हो गया है और ये जो गिजा है या मेटाबॉलिज्म जो है उसका बहुत ज़ईफ हो गया है और ऐसे मिजाज का बंदा जो होगा वो बारिद याबिज मिजाज का पर्सन हो सकता है। एंड हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन अगर आपको मिलती है तो ये नुस्ख पर दलालत करता है, यानी ऐसे पेशेंट का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक ठाक है या वो उसके नुस्ख कितना हुआ है उस पर ये दलालत करता है। तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी यू विल गेट इट इन डायबिटीज मेलाइटस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर and dehydration due to sweating, fever, vomiting and diarrhea, and it could be due to adrenaline insufficiency and some cases of liver disorders and nephrosis। तो यहाँ पर आपको इन कंडीशन में ये हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली यूरिन मिलेंगी और ये नुस्ख पर दलालत करती है। नेक्स्ट प्लीज। फोम यूरिन के फोम इन द यूरिन या बॉल के झाग को अगर हम देखेंगे तो इफ द यूरिन लुक्स फोमी इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर ब्लैडर इज फुल एंड द यूरिन इज हिटिंग द टॉयलेट फास्ट इनफ टू स्टर अप द वाटर। इसका मतलब क्या है? अगर कुछ पेशेंट बहुत देर तक यूरिन रोके रखेंगे एंड व्हेन दे रश टू द वॉशरूम और उस वक्त जो यूरिन वो पास करेंगे वो बहुत फोर्सफुल जेट पास होगा और उसके नतीजे में आपको कमोड में या टॉयलेट में जो है फोम नजर आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि वो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द पर्सन कैन बी होल्डिंग द यूरिन फॉर टू लॉन्ग। Foamy urine is more likely to be a sign of a disease if it happens often or it gets worse over time। यानी अगर पेशेंट आपसे ये कहे कि मेरी यूरिन में बहुत ज्यादा झाग आ रहा है और बार बार झाग नजर आता है, so then it could be due to any cause। So if the urine is foamy, look for other symptoms as well। आपको दूसरा भी देखना है, यानी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है और उसके कंटेंट क्या क्या है। सो आप दूसरे फीचर्स कौन से देखेंगे पेशेंट के? अगर आपको बॉल में झाग नजर आ रहा है, सो लुक फॉर swelling on the hands, feet, face, abdomen, which could be a sign of fluid built up or from a damaged kidney। तो वाटर रिटेंशन की सूरत में भी ये इस तरह की स्वेलिंग नजर आएंगी या इट कुड बी अर्ली साइन ऑफ किडनी डैमेज। देन द पर्सन में बी फटीग, अगर उस पेशेंट को लग रहा है कि मुझे मेरी भूख कम हो गई है, मैं बहुत ज्यादा थकन का एहसास हो रहा है, नौशिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, नींद डिस्टर्ब हो गई है, सो these could be the changes that shows early damage to the kidney। Then changes in the amount of urine, then cloudy urine, darker colored urine। So इस तरीके से आपको जो है if you are having or if the person is you can say complaining of foam in the urine। So if the male is if the patient is male, infertility or having difficulty getting a female partner pregnant, so infertility could be the one cause of the झाग
on the urine. Next please. कॉजेज ऑफ फोमी यूरिन, इसको मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दी हूँ. कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, डिहाइड्रेशन, एल्ब्यूमिन इन द यूरिन, यानी मादे की लजूजत और लेसदार मादे की वजह से भी फोमी यूरिन हो सकती है या झाग आ सकता है. कसरत रिहा की वजह से भी झाग आ सकता है. एम्लियोडोसिस की वजह से, क्रॉनिक रीनल डिजीजेस में फोम रिमेन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. तो यहाँ पे हमारे पूरे जो यूरिन एग्जामिनेशन थे यूनानी कॉन्टेक्स्ट में, और उसको कोरिलेट किए हमने मॉडर्न एग्जामिनेशन से, ये खत्म हो गया. द नेक्स्ट जो तशखीस के जो जराए है वो है एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल. सो एडवाइस पेशेंट फॉर द फॉलोइंग थिंग्स फॉर एटलीस्ट 48 hours बिफोर द कलेक्शन ऑफ द स्टूल. अवॉइड मिनरल ऑयल्स, डू नॉट टेक बिस्मथ, do not take antibiotics like tetracycline, antidiarrheal drugs which are non-absorbent, avoid anti-malarial drug. The patient should not be having barium swallow examination before the stool examination. Then occult blood, stop iron containing drugs, meat and fish 48 hours before the collection of the sample. तो ये इंस्ट्रक्शंस देकर आपको पेशेंट को भेजना होगा फॉर स्टूल एग्जामिनेशन. नेक्स्ट प्लीज. तो यहाँ पर देखेंगे ये नॉर्मल फाइंडिंग्स होती है स्टूल की, से द क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ वाटर, ग्रॉस अपीयरेंस, कंसिस्टेंसी, कलर एंड पीएच. सो these are, you can say, the modern parameters of examination of stool. Next please. अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी में बी इक्वल टू द इंटेक ऑफ फूड और इट मे बी लेस और लार्ज. ओके, लार्ज क्वांटिटी देन फूड इंटेक एक्सेस ऑफ ह्यूमस. तो यहाँ पर देखिए अगर द पेशेंट इज पासिंग लार्ज बल्की यूरिन, तो आप या बरास की ज्यादती है, तो इसका मतलब है कि वहां पर अखलात की ज्यादती है. देन लेस इन क्वांटिटी देन फूड इनटेक, तो इसका क्या मतलब होता है, यानी अगर पेशेंट के बरास की मिकदार कम हो गई है तो ये अखलात की किल्लत पर दलालत करता है, या अमा में सुद्दा पड़ जाने पर दलालत करता है, या कुव्वते दाफिया में ज़ौफ़ पैदा हो जाने पर दलालत करता है. So these are, you can say, the causes enlisted in Unani books for the quantity of baras. Next please. बरास का किवाम, बरास का मामूल से ज्यादा तर हो जाना, यानी अगर पेशेंट ये कहेंगे कि वो बहुत लूज स्टूल पास कर रहा है या वो बहुत पतला स्टूल पास कर रहा है, तो ये किस बात पर दलालत करेगा कि अमा में सुद्दे पड़ गए हैं या सुए हज़्म पर ये दलालत करता है. ओके. देन उरूक मासारिका की कुव्वत जाज़बा के ज़ौक़ पर दलालत करता है, या आंतों के नज़ला पर, यानी लीकी गट्स. आपने सुना होगा आजकल ये वर्ड बहुत यूज होता है, लीकी गट्स. तो लीकी गट्स में जो है द पेशेंट में पास लूज स्टूल्स. ओके. आज़ा के ज़ोबान, यानी आज़ा के ज़ोबान या पिघलने पर दलालत करता है. सी मायोग्लोबिन अगर बहुत ज्यादा स्टूल में पास होने लगेगा तो वो भी मतलब क्या है, डायबिटीज. आप देखेंगे डायबिटीज मलाइटिस के पेशेंट अगर उनकी डायबिटीज अगर जल्दी डायग्नोस ना हो या कुछ स्पेसिफिक टाइप के अगर वो मेडिसिन लेंगे, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि वो बहुत दुबले पतले होने लगते हैं. तो इसका मतलब क्या है, उनके मसल्स जो है वो घुलने लग रहे हैं, या वो क्या हम कहेंगे वेस्टिंग ऑफ मसल पे दलालत करता है. तो यहाँ पर देखिए आज़ा के ज़ोबान को उस जमाने में भी बुक्स में मेंशन किया गया है, यानी वेस्टिंग ऑफ मसल्स. तो इसमें क्या होगा, बरास का किवाम जो होगा उसमें लजूजत के साथ बदबू भी पाई जाती है. गाहे खराब और लेजदार अखलात की कसरत पर भी दलालत करता है, या लेजदार गिजा अगर काफी मिकदार में इस्तेमाल की गई है. से फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को समझो कॉन्स्टिपेशन है और पेशेंट ने बहुत ज्यादा मिकदार में इसबगोल की भूसी इस्तेमाल कर लिया, तो उस वक्त भी जो होगा बरास जो होगा वो लेजदार हो सकता है. नेक्स्ट प्लीज. तो यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में, यहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो मैंने इसको कहना चाहिए यूनानी से कोरिलेट की हूँ. कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल, हार्ड स्टूल किस बात पर दलालत करेगा, ताबो थकान, यानी अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा काम कर रहा है, मेहनत मशक्कत का काम कर रहा है और पानी की मिकदार कम पी रहा है, तो ऐसे में वो हार्ड स्टूल पास करेगा. तो ताबो थकान और तहल्लुल पर दलालत करता है. ओके.
देन फॉर्म्ड नॉर्मल डाइजेशन में सेमी फॉर्म्ड रिहा की मौजूदगी पर दलालत करेगा, लूज स्टूल अज़्म नुस्ख पर दलालत करेगा, डायरिया सफरा की ज्यादती पर दलालत करेगा, वाटरी और लिक्विड स्टूल सुए हजम पर दलालत करेगा। तो यहाँ पर जब हम उसको यूनानी पैरामीटर्स पर देखेंगे तो उस हिसाब से हम अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है। देन कलर ऑफ द स्टूल, डार्क ब्राउन जो है वो नुस्ख की दलील है। ब्राउन अगर बहुत ज्यादा ब्राउन कलर का स्टूल है तो वो सफरा की ज्यादती पर दलालत करेगा। पेल ब्राउन गिजा की खामी और अदम नुस्ख की दलालत है। रेड ब्राउन दम्भी मिजाज में, येलो सफरावी मिजाज में, क्ले कलर यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मिल सकता है आपको। ग्रीन सफरावी, ब्लैक कलर शिद्दत एहतराक पर दलालत करता है। तो अगर हमारे पास फीकल मैटर या स्टूल की अगर हमारे पास रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को हम हमारे यूनानी से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ग्रॉस अपीयरेंस में अगर हम मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन को देखते हैं और उसमें ये लिखा होता है स्कैंटी म्यूकस है, इसका मतलब ये बलगम की ज्यादती पर दलालत करता है। अबंडेंट म्यूकस भी बलगम की ज्यादती और सुए हजम पर दलालत करेगा। म्यूकस विथ स्कैंटी ब्लड, ये बलगमी दम्वी अमराज में आपको मिलेगा। ब्लडी अपीयरेंस यानी बहुत ज्यादा अगर आपको ग्रॉसली आरबीसीज मिलते हैं या खून की मिलावट होती है बराज में, तो ये दम्वी अमराज पर दलालत करेगा। एंड स्कैंटी फाइब्रोसिस, ये सुए हजम पर दलालत करता है। तो आपको ऐसी दवाएं देनी है और ऐसी गिजाएं सजेस्ट करनी है जो उसके सुए हजम को करेक्ट कर दे। फाइबर्स या स्कैन टू मॉडरेट मिलते हैं अगर स्टूल में इन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, तो ये भी सुए हजम पर दलालत करता है। नेक्स्ट प्लीज। So, what should be the principle of treatment? Normalization of the disturbed temperament, यानी अगर क्या कहेंगे हम, अखलाक में अगर गड़बड़ है तो उसको हम टेम्परामेंट को नॉर्मलाइज करेंगे। और अगर मादे की ज्यादती है तो डाइवर्शन ऑफ मॉर्बिड मैटर करेंगे, या जो हम कहेंगे रद्दी अखलात है उनको हम खारिज करने की कोशिश करेंगे। सो इवैक्यूएशन ऑफ मॉर्बिड मैटर आइदर बाय रेजिमिनल थेरेपी और बाय सर्टेन ड्रग्स। एंड हेट्रोथेरेपी यानी अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसे लैक्सेटिव देंगे, और अगर किसी पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो हम जो है उसको कुव्वत जाज़िबा को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज माय यू कैन से प्रेजेंटेशन ऑन डायग्नोस्टिक टूल ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। थैंक यू वेरी मच।